हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, तो आज का लेक्चर है रेलवे ग्रुप डी का 14 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का सभी प्रश्न सटीक विश्लेषण के साथ मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी एग्जाम में हो रहे हैं मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेकेंड सिटिंग का पहला प्रश्न क्वेश्चन है मई महीना का करंट है। मई 2025 में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका हो जाएगा लुइस मॉन्टेग्रो। लुइस मॉन्टेग्रो हो जाएगा। मॉन्टेग्रो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पीएचडी के नेता हैं और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत चुनावों में भाग लेती है। डेमोक्रेटिक अलायंस को 91 सीट प्राप्त भी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश से जूट उत्पादनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका हो जाएगा भारत सरकार ने बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। खासकर भूमि मार्गों से, लैंड रूट से के माध्यम से होने वाले आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लागू कर दी गई है। अनुमानतः मार्ग अब इन वस्तुओं का आयात केवल महाराष्ट्र में स्थित न्हावा शोभा समुद्री बंदरगाह के माध्यम से ही किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेटेड किया गया है? तो आपका शुभाशीष बोस से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे भाई, तो ध्यान देना है। यह सम्मान भुवनेश्वर ओडिशा में 2 मई 2025 को आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड समारोह के दौरान दिया गया, जहां बोस को मोहन बागान सुपर जायंट टीम के योगदान और प्रदर्शन के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया और साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड भी ये है। अगला प्रश्न है, संसद में पेश बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानित कितना प्रतिशत है? तो राजकोषीय घाटा 4.4% रखा गया है। 2025-26 के अनुसार भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.4% रखा है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार का कुल व्यय उनके कुल राजस्व से यानी उधार को छोड़कर अधिक हो जाता है। यह संकेत देता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। 2025-26 के लिए यह लक्ष्य 24-25 के संशोधित अनुमान 4.8% ऑफ जीडीपी से कम है। पहले था 2024-25 में 4.8% था जीडीपी का, अब इस बार रखा गया है 4.4%। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सीसा यानी लेड, और लेड का संकेत होता है पीवी, को उनके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा? तो इसका देख लीजिए डिटेल्स। किसी धातु की प्रतिस्थापन क्षमता उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर होती वह नीचे वाली धातु को उनके यौगिक से प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ कह रहा है उनके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर होती है वह नीचे वाली धातु को उनके यौगिक से प्रतिस्थापित कर सकती है। सीसा यानी पीबी क्रियाशीलता श्रेणी में तांबा कॉपर से ऊपर है, इसलिए तांबा सीसा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। जबकि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम सभी सीसा से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वे पीबी यानी लेड को उसके यौगिक से हटा सकते हैं। तो इस तरह से चलेगा, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर आपका जेडन है ना, फिर कॉपर। तो इसमें आप मैच करा लीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में 42,000 करोड़ की लागत से किसानों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये आपका हो जाएगा, किसानों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है?
तो पीएम धन्य धान्य कृषि योजना लॉन्च की है 4200 करोड़ की लागत से। इस योजना के मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना, सिंचाई एवं आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सामंत किसानों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है। इससे उनकी आय में अस्थायी वृद्धि हो सकती है। तो आपका क्या हो जाएगा? पीएम धन्य धान्य कृषि योजना, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सिविल सेवा दिवस 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था सशक्त शासन, सशक्त राष्ट्र, विकसित भारत 2047। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक चीज़ और है कि ये 21 अप्रैल 2025 को मनाया गया और इसका आधिकारिक विषय ये था। तो आपका सशक्त शासन कहाँ गया? तो यही हो जाएगा आपका नागरिक सशक्तिकरण और पारदर्शी प्रशासन, यही राइट आपका आंसर है। अगला प्रश्न है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान यूनिकॉर्न में 64वें स्थान पर है, वैश्विक स्तर पर 3रे स्थान पर है। तो वैश्विक स्तर पर ये 3rd पोजीशन में है। चलिए, प्रमुख भारतीय यूनिकॉर्न जेरोधा, ड्रीम 11 और रेजर पे सभी 7.5 बिलियन डॉलर या उससे अधिक के मूल्यांकन के साथ है। अगला प्रश्न है अमन सहरावत किस खेल से संबंधित हैं? अमन सहरावत आपका रेसलिंग से कुश्ती से है। प्रमुख उपलब्धियां हैं पेरिस 2024 ओलंपिक में 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं और U23 विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक, एशियाई चैंपियन और एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीते हैं। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार उत्प्लावक बल का मान किसके बराबर होता है? बियॉन्ड फोर्स का मान किसके बराबर होता है? तो आपका हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से द्रव में डूबी होती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 2025 के एशियाई शीतकालीन खेल एशियन विंटर गेम्स 2025 के चीन के किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन के हार्बिन में ये आयोजन हुआ था 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन। इसका आयोजन 7 से 14 फरवरी 2025 को हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है इथेनॉल से। इथेनॉल जिसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH की प्रकृति क्या होती है? तो इथेनॉल C2H5OH एक अल्कोहल है। यह जल में घुलने पर न तो H+ आयन देता है और न ही OH- आयन देता है, इसलिए यह अम्लीय या क्षारीय नहीं है। जब अम्लीय या क्षारीय नहीं है तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन है ये। चलिए, यहाँ लिखा है कि यह नीले या लाल लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो न्यूट्रल हो गया। जल में शर्करा को मिलाएंगे तो क्या होगा? जब जल में शर्करा यानी चीनी मिलाई जाती है तो पानी में घुल जाती है, जिससे यह समांगी घोल बनता है। यही आपका आंसर था कि कौन सा घोल बनता है? समांगी घोल, जिसमें चीनी के अणु पानी के अणुओं के बीच की खाली जगहों में फैल जाते हैं। यह एक भौतिक परिवर्तन है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। उसमें विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, ये भी हो सकता है, जबकि हिमांक घट जाता है। और यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है क्योंकि वाष्पीकरण में चीनी वापस मिल सकती है। चलिए, तो ऑप्शन इसमें से जो भी होगा उसके अनुसार आपको लगा देना था मेरे भाई। अगला प्रश्न है अपघटन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो आपका हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ लिखा है चूंकि इसमें ऊष्मा का
अवशोषण होता है, ऑब्जॉर्व किया जाता है, इसलिए यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। Ca कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर CaO प्लस CO3 अलग से बनता है, CO2 बनता है। चलिए अगला प्रश्न, एक वस्तु विराम अवस्था यानी रेस्ट से चलना शुरू करती है और उसे 5 सेकेंड तक 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का सामान्य त्वरण प्राप्त होता है, वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो एक फॉर्मूला होता है V बराबर U प्लस AT, तो इसका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर यानी वोल्टेज को दुगुना कर दिया जाए तो धारा यानी करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो करंट आपका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध R स्थिर रहता है और विभवांतर V को दोगुना कर दिया जाए तो समीकरण के अनुसार धारा भी दोगुनी हो जाती है, तो धारा भी द करंट विल बी ड्यूल्ड या डबल भी बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण कनकेव मिरर में यदि वस्तु की वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है तो परावर्तित किरणें वापस उसी बिंदु पर मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र यानी C पर ही बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल का अपना स्वयं का DNA होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ऑन DNA? तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास अपना स्वयं का DNA और राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों बोला है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन इसमें होगा आपको मार देना है। इसी कारण इन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन ATP सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। केंद्रक में DNA होता है लेकिन वह कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी सामान्यतः शामिल नहीं किया जाता। तो लाइसोसोम में अपना DNA नहीं होता और इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, तो आपका ये भी लाइसोसोम भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका राइट आंसर, चलिए लाइसोसोम दिया है तो लाइसोसोम ही मार देना है। चलिए अगला प्रश्न, पुष्प यानी फ्लावर के किस भाग में निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है? तो निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अंडाशय के भीतर स्थित बीजांड में होती है, तो आपका क्या हो जाएगा? अंडाशय के भीतर, ओवरी के भीतर बीजांड में होती है। परागकण पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र सिग्मा अपर गिरकर पराग नली बनाता है जो वर्तिका स्टाइल से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। पराग नली के माध्यम से नर युग्मक बीजांड में उपस्थित अंडाणु से ही निषेचन होता है ना? तो आपका क्या हो जाएगा? यही ओवरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, पौधे जमीन यानी मृदा से क्या लेते हैं? तो पौधे जड़ या रूट्स के माध्यम से मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। जल और खनिज लवण बाकी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन रेडी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन परते के भीतर आसानी से गतिशील होते हैं, जिसमें ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक बनता है। इसके विपरीत हीरा में सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधों में बंधे रहते हैं, इसलिए विद्युत का चालक नहीं होता है। मेथेन और एथेनॉल जैसे कार्बनिक यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए वे भी चालक नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट वो बैटरी के बीच में जो होता है या फिर पेंसिल के बीच वाला जिससे हम लिखते हैं, उसमें भी ग्रेफाइट ही है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, रेप्टाइल्स में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है?
तो अधिकांश सरीसृपों जैसे कछुआ, मगरमच्छ, कुछ छिपकलियां में लिंग निर्धारण तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करता है। अगला है अंडों के उष्मायन के दौरान जिस तापमान पर अंडे रखे जाते हैं वही यह तय करता है कि नर या मादा का विकास होगा। तो इस पे भी है। तो अंडों के उष्मायन तापमान द्वारा आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आगे भी देख लेते हैं, थोड़ा रिपीट हो गया है। उदाहरण के लिए कई कछुओं में कम तापमान नर में, अधिक तापमान मादा में, मगरमच्छों में मध्यम तापमान पर नर विकसित होते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन इस तरह से है नहीं, इसलिए सरीसृपों में सामान्यतः गुणसूत्र XXXY प्रणाली नहीं पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही सही होगा। अगला प्रश्न है एसीटोन या पेट्रोल या इत्र परफ्यूम हथेली पर डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ठंडी क्यों हो जाती है? तो एसीटोन यानी पेट्रोल और इत्र अत्यधिक वाष्पशील पदार्थ होते हैं। हथेली पर डालते ही ये पदार्थ तेजी से बाष्पीकृत एवोपरेट हो जाते हैं। तो बाष्पीकरण के कारण आपका ये ठंडा लगता है, जिसके कारण हथेली से उष्मा निकल जाने के कारण तापमान कम हो जाता है, इसलिए हथेली ठंडी महसूस होती है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की है। यह एक किफ़ायती बीमा योजना है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वैच्छिक क्रियाएं वॉलेंट्री एक्शंस किस पर निर्भर करती है? तो ऐच्छिक या स्वैच्छिक क्रियाएं मुख्य रूप से प्रमस्तिष्क सेरेब्रम पर निर्भर करती है, क्योंकि यह मस्तिष्क का वह भाग है जो इच्छा शक्ति और चेतन नियंत्रण से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम आपका हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जो कि ऑप्शन में अगर होगा तो वही लगाना था, बाकी इसमें तो यहाँ है नहीं मेरे भाई, जिस तरह से लोग भेजे हैं उस तरह से इसमें तो है नहीं। चलिए अगला है, पिनाका मिसाइल की रेंज क्या है? पिनाका मिसाइल की रेंज उसके संस्करण पर निर्भर करती है। पिनाका मार्क 1 MK1 लगभग 40 किलोमीटर की मारक क्षमता है। पिनाका मार्क 2 60 से 75 किलोमीटर रेंज है और थर्ड का 90 किलोमीटर से अधिक 120 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो जिस तरह से पूछा होगा पिनाका मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, तो इस तरह से आपको बताना था। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर क्षेत्र के लिए AI वॉइस असिस्टेंट ड्रैगन को पायलट किस कंपनी ने लॉन्च किया? हु लॉन्च द AI वॉइस असिस्टेंट ड्रैगन को पायलट फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर इन मार्च 2025? तो आपका इसमें से वो भी ऑप्शन नहीं है, टेंसेंट इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर 10 सेंट है मेरे भाई, 10 सेंट। चलिए अगला प्रश्न है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 2024-25 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था या है भी मानो? तो आपका हो जाएगा AIQ और IQ एयर रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। बर्नीहाट असम मेघालय सीमा पर स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो आपका बर्नीहाट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गुजरात का साइबर FIR पोर्टल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड गुजरात साइबर FIR पोर्टल? तो गुजरात सरकार ने हाल ही में साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल के नाम से एक साइबर FIR साइबर शिकायत सहायता पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम तेरा तुझको अर्पण है। यह विशेष रूप से साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को रिफंड और शिकायत समाधान में सहायता प्रदान करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल कहाँ गया? तो E0 FIR पोर्टल थोड़ा और आगे देख लेते हैं।
तो आई इस कार्यक्रम के अंतर्गत आई प्रगति नाम से एक अन्य पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ शिकायतों को तेजी से निपटाना और पीड़ितों को ऑनलाइन सुविधा देना। तो इसका हो जाएगा साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल नाम से एक साइबर FIR रिफंड पोर्टल। तो रिफंड पोर्टल तो इसमें है नहीं, लेकिन इसी कार्यक्रम में आई प्रगति नाम का एक अन्य पोर्टल ये दिया गया है। देखना है आपको रिफंड पोर्टल, अगर ऑप्शन में था तो वही लगाना था मेरे भाई, रिफंड पोर्टल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत सरकार ने E0 FIR सिस्टम लॉन्च किया जो कितने रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल NCRP या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करने पर तुरंत एक ऑटोमेटिक FIR में बदल देता है। तो ये आपका हो जाएगा, भारत सरकार ने E0 FIR नामक एक नई डिजिटल प्रणाली लॉन्च की है जिसमें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज की गई साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें जो 10 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय नुकसान से संबंधित है स्वतः एक FIR में बदल जाती है। तो आपका 10 लाख से प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है E0 FIR, यहाँ FIR बोला है तो E0 भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 2025 महिला फुटबॉल वोमेन्स फुटबॉल अवार्ड 2025 में गेम चेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो गेम चेंजर अवार्ड अनीता असांते को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो को हाल ही में E-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? विच अवार्ड डिड द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस recently receive at the National Award for E-गवर्नेंस 2025? तो आपका हो जाएगा, भारतीय खान ब्यूरो को E-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में गोल्ड अवार्ड मिला है। इसके माइनिंग टेनमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार डिजिटल परिवर्तन के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिकों के उपयोग और सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना श्रेणी के लिए मिला है गोल्ड अवार्ड। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर? तो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है E बराबर K + U। पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई C होगा। तो चलिए बाकी का शिफ्ट का आपको कल तक वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई। एक गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो बहुत सारा इसमें मेहनत लगता है मेरे भाई, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे भाई। कहीं कोई क्वेश्चन में समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा। और जो क्वेश्चन आपका आने वाला है तो वीडियो के नीचे में ज़रूर लिख दीजिएगा मेरे भाई। मतलब आने वाला कहने का मतलब जैसे फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो गया, अगर आप देख रहे हैं इसको तो उसमें भी आप अपने कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा, जिससे क्वेश्चन लेने में मुझे आसानी भी होगा। चलिए धन्यवाद।